ध्यान से देखना बेटा, अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो कर रहे थे कन्वर्जन्स कि ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नेट से ग्रॉस पे जाना है डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है एनएफआई ऐड कर दो, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है एनएफआई माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है एनआईटी ऐड कर दो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है एनआईटी माइनस कर दो। तो ये 3 कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मेथड हो नेशनल इनकम का कहीं भी यूज हो सकती है। अब हम करेंगे एक एक करके मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी ही रहेगा, किसी भी मेथड से निकालेंगे नेशनल इनकम तो सेम ही आएगा, तरीके अलग अलग है, फॉर्मूले अलग अलग है। पहला इनकम मेथड, तो ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, कह रहे सारे फैक्टर इनकम्स को, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है उन सबको ऐड कर दो तो इनकम मेथड होगा, आपके नेशन की इनकम आ जाएगी। बट ध्यान रखना, इनकम मेथड में जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो उसके कंपोनेंट्स हैं जब वो सारे ऐड करेंगे तो पहले निकलेगा डोमेस्टिक इनकम, फिर हर्षिता अगर डोमेस्टिक इनकम निकल जाए, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो क्या करेंगे सर, एनएफआई ऐड करेंगे। तो वो चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनकम मेथड ये बताएगा कि ओके इनकम मेथड के कंपोनेंट्स अगर आप ऐड कर दोगे, क्या ऐड करना है मुझे, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, ये सब ऐड कर दोगे तो आप निकाल पाओगे डोमेस्टिक इनकम। क्या निकाल पाओगे, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को अमिताशा आपने ताजा ताजा सुना है, डोमेस्टिक इनकम को कैसे डिनोट करते हैं सर? एनडीपी एट एफसी। गुड, एनडीपी एट एफसी। अब इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, इनकम मेथड का। ध्यान से देखना डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगी, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ध्यान से देखना। फॉर्मूला समझ भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। सबसे पहले आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड जनरेट्स रेंट, कैपिटल जनरेट्स इंटरेस्ट, लेबर जनरेट्स salaries and wages, and entrepreneur generates profit। उसी बेस पे ही ये फॉर्मूला बनाया गया है, बट इसकी अपनी सीक्वेंस है, उस हिसाब से हम करेंगे। पहला कंपोनेंट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन भी बोलते हैं इसको, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कौन जनरेट करता होगा, लेबर। तो लेबर जनरेट करती थी वेजेस, उसका हेड है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये पूरा हेड है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, ध्यान से देखना, एक वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। इन कैश जो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इन काइंड कभी कभी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो कैश में आता है, आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रही है, आपको एक घर दिया है आपके एम्प्लॉयर ने, कह रहे ये मेरी तरफ से घर है आप इसमें रहिए, कोई आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है। वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द सर्विसेज विच यू आर रेंडरिंग टू द एम्प्लॉयर, या बिना किसी सर्विस के, सर्विसेज यू आर रेंडरिंग। गुड, सर्विसेज के अगेंस्ट है तो वो फैक्टर इनकम का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड का मतलब ये होता है कि बेनिफिट्स गिवन टू द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर, बेनिफिट्स गिवन टू द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर, वो होता है वेजेस इन काइंड। तो अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरीज तो वो टोटल होता है वेजेस इन कैश एंड वेजेस इन काइंड।
बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें, कोई बोनस है कुछ भी है वो वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट है। तो एक हो गया वेजेस एंड सैलरीज एंड employer's contribution to social security schemes, employer contribution to social security schemes, retirement benefit से related क्या होता है? employers contribution, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से सिखाता हूं। एग्जांपल, आपकी वेजेस एंड कैश थी 1,00,000 रुपए, पर्क्स एंड बेनिफिट्स, पर्क्विजिट्स बेनिफिट्स कि आपको ड्राइवर मिला हुआ है, गार्डनर मिला हुआ है, घर मिला हुआ है, वो थे 50,000। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स 25,000। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि एम्प्लॉयर को हर महीने आपके बिहाफ पे कुछ पैसा पेंशन में डालना पड़ेगा, सिक्योरिटी स्कीम्स की। जब आप रिटायर होंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से, ओवर एंड अबव द सैलरी। जो सैलरी आपको मिल रही है वो तो मिल रही है, जो आपने पैसे कमाए वो तो कमाए, उसके अलावा ओवर एंड अबव योर सैलरी एम्प्लॉयर को अपनी जेब से कुछ पैसे हर महीने गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। पेंशन, पीएफ, कुछ भी, प्रोविडेंट फंड में डालना पड़ेगा, कुछ भी, मेडिकल इंश्योरेंस हो सकते, कुछ भी एम्प्लॉयर को अपनी जेब से डालना पड़ रहा है। उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? एम्प्लॉई को या एम्प्लॉयर को? सर एम्प्लॉई। उसका बेनिफिट एम्प्लॉई को ही मिलेगा whenever the time comes। तो आपने, अगर आप एम्प्लॉय थे शब्द, 1,00,000 आपके अकाउंट में आ गए हर महीने और पर एनम व्हाटएवर 50,000 के आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, 25,000 आपके बिहाफ पे कहीं डिपॉजिट हो रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। तो आपने अर्न कितने करे, टोटल कमाए कितने उस महीने में? 1,00,000, 150 या 175? सर जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स है वो अभी मिलेंगे या फिर वो भी जैसे मतलब बाद में मिलेंगे? अभी। सर 1,50,000 हो गया फिर। ओके, आपके हिसाब से हर्षदा आपने कितने अर्न करे उस मंथ? सर 1 lakh। ओके, शायरी आपने कितने अर्न करे उस मंथ? So 1,50,000. ओके, और कौन है हमारे साथ? द्विज? सर 1,00,000। अनुष्का? So 1,75,000. हेमंग? सर 1,00,000। लक्ष्य? सर 1,00,000। सनवीर? सर 1,50,000। सुहानी? सर ये 25,000 हमारे गिवन सैलरी से डिडक्ट होंगे? नो नो नो, मैंने बोला था इट इज ओवर एंड अबव योर सैलरी। सर 1,50,000। ओके, तान्या? So 1,75,000. तृप्ति? So 1,75,000. ओके, चलो देखते हैं क्या सही आंसर है। हर्षदा, ये 1,00,000 आपको मिल गए? यस सर। ठीक है, क्यों मिले? आपने कोई सर्विस रेंडर करी होगी, यस सर। तो ये फैक्टर इनकम है कि नहीं है? है सर। ठीक है, ये 50,000 आपको बेनिफिट्स मिले इन काइंड? यस सर। ये भी एक बेनिफिट मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। यस सर। ये क्यों मिला? आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी थी या ऐसे ही? सर्विस प्रोवाइड करी थी आपने, एक जॉब कर रहे हो, एक पोस्ट की वजह से मिला या वैसे ही? सर पोस्ट की वजह से। आप किसी लेवल पे हो गए ना, सबको मिलते हैं क्या पर्क्स और बेनिफिट्स? नो। नो, आप एक पर्टिकुलर लेवल पे हो, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हो कंपनी के लिए, तब जाके आपको वो चीज मिलती है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द सर्विसेज व्हिच यू आर रेंडरिंग टू द कंपनी। यस और नो? यस। तो ये भी फैक्टर इनकम
का पार्ट होगी कि नहीं होगी? होगी सर। ओके, ये 25,000 आपके सैलरी में से, मतलब आपकी सैलरी के अलावा, ओवर एंड अबव योर सैलरी, पीएफ अकाउंट में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। इज इट बिकॉज ऑफ योर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या वैसे ही जॉब की वजह से ये मिल रहा है, या वैसे ही सबको मिल रहा होगा? ये जॉब की वजह से। जॉब की वजह से ही तो मिल रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन होती है ये भी आपकी सैलरी के बेसिस पे होती है कि 8%, 10%, 12%, दैट इज इममेटीरियल फॉर यू। बट जो आप जॉब कर रहे हो उसका ही तो बेनिफिट है ये। अगर जॉब नहीं कर रहे होते तो क्या ये मिलता? नो सर। अभी मिलेगा नहीं। अभी क्या मिल रहा है सर? ये तो रिटायरमेंट के बाद। अरे कोई बात नहीं, अर्न तो कर लिया आपने। अर्न और रिसीव करना दो अलग चीजें होती हैं, यस और नो? यस सर। ये भी आपकी फैक्टर इनकम का पार्ट है। ये पैसे आपको मिल चुके हैं, ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये पैसे आपको आगे जाके मिलेंगे, अभी मिले नहीं हैं, बट इनकम का पार्ट माने जाते हैं, फैक्टर इनकम का पार्ट है। तो इसीलिए फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था कि जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है ये हो गया टोटल। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, और एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विल बी एडेड टू वेजेस एंड सैलरीज टू कैलकुलेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये बात समझ आई? यस सर। सबको समझ आई? Yes, sir. तो अगर मैं पूछूंगा Yes, sir. कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितनी है इस केस में, तो आंसर विल बी 1,75,000। कैसे निकला, समझ आया? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन is not included while estimating compensation of employees, as it is already a part of wages and salaries. दोबारा ऐड नहीं करा जाता। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कह रहा है जो आपको पैसे मिले उसमें से कुछ आपने अपनी तरफ से सिक्योरिटी स्कीम्स में डाल दिए, वो तो आपने अपनी तरफ से डाले, तो वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होती है, दिस इज ओवर एंड अबव द wages and salaries. This is over and above the wages and salaries. तो मुझे wages and salaries में ऐड करना पड़ता है compensation of employees निकालने के लिए। ये था employers contribution, employer ने, कंपनी के मालिक ने अपनी जेब से और पैसे डाले। employees contribution क्या होता है? जो employee ने अपनी जेब से डाले, yes or no? Yes, sir. जो उसने अपनी जेब से डाले वो तो वहां से डालेगा ना जो वो कमा चुका था, उसमें से कुछ पैसे उसने सेविंग स्कीम्स में डाल दिए, तो वो तो ऑलरेडी उसकी सैलरी में इंक्लूडेड होंगे, उसने अपनी जेब से डाले, यस और नो? आपकी सैलरी थी टोटल 1,50,000, उसमें से आपने 10,000 या 20,000 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में डाल दिए, तो क्या आपकी सैलरी 1,70,000 हो गई? आपकी सैलरी तो 150 रहेगी, उसमें से आप जो मर्जी करो, यस और नो? Yes, sir. तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज नॉट इंक्लूडेड, वो ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज में कवर हो चुकी है। बट हमें क्या ऐड करना होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालते हुए? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे ये अलग अलग दे रखे हैं, वेजेस एंड सैलरीज अलग, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अलग, तो मैं दोनों ऐड कर दूंगा। कभी कभी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन है, तो क्या मुझे उसके कंपोनेंट्स लेने की जरूरत है? No, sir. नो, जब मुझे उसका टोटल गिवन है तो मुझे उसके कंपोनेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा मेजर हेड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। दूसरा मेजर हेड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। बड़ा ही मजेदार है,
इसको मैं डिटेल में कराऊंगा फ्रेश पेज पे। ध्यान से देखना ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है। एक ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें क्या क्या आता है ध्यान से देखना, वेरी इंटरेस्टिंग। दो सब पार्ट्स होते हैं इसके, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और एक होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एक होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होता है? जो भी आप ओन करते हो। टेक्निकली तो जैसे प्रॉपर्टी हम लैंड को बोलते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम आपकी प्रॉपर्टी में आती है आपकी वेल्थ, जो भी आप ओन करते हो, जो भी आप ओन करते हो उससे जो इनकम जनरेट हुई। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक आता है रेंट, एक आता है इंटरेस्ट, और एक चीज आती है रॉयल्टी। रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। रेंट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इंटरेस्ट आपने बैंक डिपॉजिट्स आपके कैपिटल के अगेंस्ट, रॉयल्टी आप किसी को राइट दे रहे हो आपका नाम यूज करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट आप क्या अर्न करते हो? रॉयल्टी। मेरा बीकानेर स्वीट्स, मैं ओनर हूं, मैं हल्दीराम्स का ओनर हूं, मैं किसी को अपने नाम से फ्रेंचाइजी खोलने दे रहा हूं, तो वो मुझे क्या पे करेगा? रॉयल्टी। यस और नो? यस सर। तो क्या उसने जिंदगी भर के लिए मेरी कंपनी खरीद ली है? नो सर। नो, एक लीज साइन होते हैं, इतने पीरियड के लिए आप मेरे नाम से काम कर सकते हो, फ्रेंचाइजी दी, टाइम पीरियड होता है। तो इट इज ऑल्सो इन द नेचर ऑफ रेंट ओनली, बट रेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है। रॉयल्टी अगर आप किसी को अपना नाम यूज करने का राइट दे रहे हो तो वहां यूज होता है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तीन सब पार्ट्स हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिवन है तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, यस और नो? यस सर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिवन है तो उसमें ये तीनों इंक्लूडेड होंगे पहले से, यस और नो? यस सर। तो कभी कभी मुझे डायरेक्टली गिवन होता है, कभी कभी इंडिविजुअली दिया होता है। अगर रॉयल्टी गिवन नहीं है तो वो जीरो है, अगर रेंट गिवन नहीं है तो वो जीरो है, इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो वो जीरो है, ठीक है ना? तो अगर तीनों गिवन है तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी क्या दे देगा आपको? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऑपरेटिंग सरप्लस के दो सब कंपोनेंट्स हैं, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर क्या जनरेट करता है शब्द? सर प्रॉफिट। वेरी गुड। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप होती है प्रॉफिट। तो अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है तो वो हो गए इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, अदरवाइज इसके भी सब पार्ट्स होते हैं। ध्यान से देखना इसके सब पार्ट्स क्या होते हैं। आपने जो भी प्रॉफिट अर्न करा, आपने जो भी प्रॉफिट अर्न करा उसमें से सबसे पहले आप पे करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनीज की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है, तो जो भी आपने प्रॉफिट अर्न करा उसमें से सबसे पहले क्या पे किया जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स। तो एक पार्ट हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। फिर आप शेयर होल्डर्स को क्या पे करेंगे? डिविडेंड। और जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं उसको? ठीक, यहां लिख रहा हूं नीचे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इसका दूसरा नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या होता है इसका? रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आप पे करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स,
फिर जो बच गए उसमें से पे करेंगे डिविडेंड्स। एंड में जो कंपनी के पास पैसा बच जाता है वो होते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अगर आपको प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है तो उसमें तीनों चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी, लेकिन अगर नहीं तो आपको आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स को तीनों को ऐड करोगे तो जो नेट रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा समझ आ गया? यस सर। प्रॉफिट और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एक ही चीज होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। बहुत रेयरली, किस्मत बहुत ही अच्छी होती है, उन्होंने पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस ही दिया होता है। तो अगर उन्होंने बोल दिया ऑपरेटिंग सरप्लस इज 5000 करोड़ तो उसमें ये सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट इतनी अच्छी किस्मत कम ही मिलती है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, काम हो जाता है। तो मेहनत क्या करनी पड़ती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालनी पड़ती है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप निकालना पड़ता है। ये दोनों ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो कमिंग बैक टू द मेन फॉर्मूला, क्या था मेन फॉर्मूला? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आया समझ आ गया? यस सर। ठीक है। लास्ट पार्ट होता है इसका मिक्स्ड इनकम। लास्ट पार्ट होता है इसका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ध्यान से देखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के अगेंस्ट आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट ले लिया था, लेबर के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले ली, लैंड लेबर कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट ले लिया था, एंटरप्रेन्योर ले गया था प्रॉफिट। सारी चीजें कवर हो गई थी। कभी कभी कुछ होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि मैं हूं। कोचिंग सेंटर किसका है? सर आपका। सर मेरा। आपका। मेरा। तो रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस कौन ले रहा है? रिस्क कौन ले रहा है? आप। मैं। तो एंटरप्रेन्योर कौन हो गया? मैं हो गया, कि जो रिस्क ले रहा है काम करने का। ठीक है। मेरी अपनी बेसमेंट है, तो लैंड किसकी है? आपकी। मुझे किसी को रेंट देना है क्या? नो सर। नो। लेबर, काम कौन कर रहा है? आप। मैं कर रहा हूं, तो मुझे क्या किसी को सैलरी देनी है? टीचिंग की और नॉन टीचिंग चीजें हो सकती हैं। टीचिंग की मुझे किसी को सैलरी देनी है? नो। नहीं। तो लैंड मेरी, लेबर मेरी, पैसा मैंने अपना लगा रखा है, लेट अस अज्यूम, कैपिटल मेरी, रिस्क भी मैं ही ले रहा हूं। तो आप जो मुझे ट्यूशन फीस दे रहे हो, क्या उसमें मैं सेग्रीगेट कर सकता हूं कि लैंड के अगेंस्ट मुझे इतना मिला, मेरी मेहनत के अगेंस्ट, लेबर के अगेंस्ट इतना मिला, मैंने जो पैसा लगा रखा है कैपिटल के अगेंस्ट इतना मिला, और जो मैं रिस्क ले रहा हूं उसके हुए इतने? क्या सेग्रीगेशन पॉसिबल है? नो सर। नो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं ना, उनकी होती है मिक्स्ड इनकम, उसमें सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें जो ओनर है, क्या वो खुद काम कर रहा होता है? नो। वहां सेग्रीगेशन पॉसिबल है कि एम्प्लॉइज को दी जाएगी सैलरी, अगर ऑफिस रेंट पे है तो दिया जाएगा रेंट, बैंक से लोन्स जो लिए हुए उस पर जाएगा इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट वो ले जाएगा, दैट विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। जो बच जाएगा बच जाएगा। बट सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में, डॉक्टर्स सेल्फ एम्प्लॉयड जो क्लिनिक अपना चला रहे हैं, मैं अपना कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में ना सेग्रीगेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से पॉसिबल नहीं होती। ये समझ आ गया कि जो भी मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ वो एक कंसोलिडेटेड इनकम है, क्या मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ किस फैक्टर की कितनी हुई? नो सर। नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके कोई सब पार्ट्स नहीं होते। तो अगर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, नहीं गिवन तो वो जीरो होता है। तो अगर मुझे इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगर मैं ये सारे कंपोनेंट्स ऐड करूंगा, क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट, प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, और लास्ट में
मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर ये सब चीजें ऐड करूंगा तो जो नेट रिजल्ट आता है वो होती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को कैसे डिनोट करते हैं? एनडीपी एट एफसी। वो क्वेश्चन बताएगा कि उनको क्या चाहिए, उनको डोमेस्टिक इनकम चाहिए, उनको नेशनल इनकम चाहिए, कुछ भी चाहिए। पहले इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम निकलती है, उसके बाद हम वहां जाएंगे जो वो मांग रहे हैं। अगर डोमेस्टिक इनकम निकल गई, एनडीपी एट एफसी निकल गया, उनको चाहिए नेशनल इनकम, तो एनएफआईए ऐड कर दो। उनको चाहिए एनडीपी एट एमपी, तो एनडीपी एट एफसी आप निकाल चुके हो। मार्केट प्राइस पे जाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो। तो वो कुछ भी कन्वर्जन करने को बोल सकते हैं, बट पहले अगर इनकम मेथड यूज हो रहा है तो कंपोनेंट्स ऐड करके पहले आप निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम, उसके बाद अगर कुछ और मांग रहे हैं तो वो बाद का स्टेप होगा। तो फॉर्मूले के कंपोनेंट्स ध्यान से समझेंगे। क्या करा हमने? फॉर्मूला ऑफ इनकम मेथड।